नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक लखनऊ में हुई है। इस बैठक में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जिनसे कुछ पर महंगाई की मार पड़ी है तो कुछ को इस पर राहत भी मिली है। जीएसटी परिषद की इस बैठक से पहले कई अटकलें थी कि इस बार शायद पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा और आम आदमी को ईंधन के आसमान छूते दाम से राहत मिलेगी। जीएसटी परिषद की बैठक में विदेशों की आयात की जाने वाली कुछ जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना महामारी के दौरान इसके इलाज से जुड़ी दवाओं पर जीएसटी की दर को कम किया था। इन दवाओं पर मिल रही है ये टैक्स छूट 31 दिसंबर 2021 तक मिलती रहेगी। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में काम करने वाली दवाओं को भी सस्ता कर दिया है। अब इन दवाओं पर 12% की बजाय 5% की दर से जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने एक और अहम फैसला ट्रांसपोर्ट को लेकर किया है। राज्य सरकार और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ट्रकों पर राष्ट्रीय परमिट शुल्क वसूलती है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। एससीओ सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी बोले, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को अफगानिस्तान में बनी इस नई सरकार पर सोच समझकर कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने यहाँ किए गए प्रयोगों को दुनिया के साथ साझा किया। एससीओ देश को अपने बीच भी ओपन सोर्स और आदान प्रदान होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम किया। एक दिन में पहली बार 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगे। रिकॉर्ड टीकाकरण पर देश को पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व है। वैक्सीन अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए 2 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण लगाने की जानकारी मिली। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार अक्टूबर मध्य तक 1 अरब टीके लगाने की उम्मीद कर रही है। इससे पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल है। देश में शुक्रवार को पीएम पर करोड़ों का आंकड़ा पार हो चुका है, जबकि 1.5 करोड़ तक पहुंचने पर सिर्फ 100 मिनट का वक्त लगा है। शाम 4 बजे तक 1.25 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया गया। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत 17 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका समन्वय करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी से विशेष गंगा आरती हुई है, जिसमें उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। जिले के 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति ने दीप से 71 लिखकर प्रधानमंत्री की तस्वीर रखकर दीप जलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे। पीएम मोदी ने जन्मदिन दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंघल भी मौजूद रहे। वही बीजेपी कार्यकर्ता ने ब्लड डोनेट भी किया। पलवल में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में 159 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण होने पर डिग्री प्रदान की गई। इस मौके पर कौशल विकास और औद्योगिक परीक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे।
रादौर के आर्य समाज मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री करणदीप कंबोज ने कहा है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भाजपा कार्यकर्ता पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा और समर्पण दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज महिला मोर्चा द्वारा हॉस्पिटल में फल वितरित कार्यक्रम किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एक्सटॉट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जा रही है। फरीदाबाद में कोरोना की लहर से मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ोतरी दी जा रही है। अस्पताल में बेड बढ़ाने की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगभग आधा दर्जन गांवों में मेगा वैक्सीनेशन कैंप आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के डॉक्टरों ने इस वैक्सीन बनाने में रात दिन एक कर दिया और हमारे प्रयास है कि ये वैक्सीन घर घर तक पहुंचे। रेवाड़ी में डबल फाटक अंडरपास का निर्माण किया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अंडरपास का फीता काटकर उद्घाटन किया। इंडिया न्यूज हरियाणा का सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम, टोक्यो में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। सैल्यूट हरियाणा कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने टोक्यो में लठ गाड़ दी है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। दिल्ली में अकाली दल के प्रदर्शनों को देखते हुए बहादुरगढ़ में मेट्रो सेवाएं भी बाधित हुई है। हरियाणा में किसानों ने धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू नहीं हुई तो वे धान से लदी ट्रॉलियों को जिला सचिवालय पर गिराना शुरू कर देंगे। केरल में शुक्रवार को प्रशासन की तरफ से फसल अवशेष प्रबंधन चुनौतियां और समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ पुरानी प्रबंध में प्रयोग होने वाले उपकरणों की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कृषि अधिकारियों का कहना है कि अब तक पराली न जलाने वाले किसानों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली। यमुनानगर में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीन के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने राजा स्वामी सत्यंत भवन का दौरा किया। सिविल सर्जन दहिया का कहना है कि यमुनानगर में सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। केतल में पेपर लीक मामले में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। सीआईए टीम ने 2 लाख के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जम्मू से दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर पेपर की आंसर की लेकर आया था। पेपर लीक मामले में अब तक 40 लोग गिरफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 35,354 मामले सामने आए। 33,000 से भी ज्यादा रिकवरी हुई है। 285 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,586 नए केस सामने आए। एक दिन में 67 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी करीब 48,000 एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस सामने आए। एक दिन में 131 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,303 नए केस सामने आए। एक दिन में 18 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 55 नए केस सामने आए। एक दिन में 56 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 407 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए केस सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 323। फतेहाबाद में डॉक्टरों की किल्लत से जूझ रहे नागरी अस्पताल में बिजली गुल हो जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में बिजली न होने के चलते करीब आधे घंटे तक अस्पताल में व्यवस्थाएं ठप रही। अस्पताल के कंप्यूटर भी बिजली न होने के कारण बंद रहे और जिससे ओपीडी आदि सेवाएं बाधित रही। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 96 बेड का अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल के प्रधान चिकित्सक डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि जो परेशानी दूसरी लहर में आई है वो तीसरी लहर में नहीं आएगी।
फरीदाबाद में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी के जन्मदिवस पर बेरोजगार के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी के पिछले 7 साल में बेरोजगारी बढ़ाने का विरोध में यूथ कांग्रेस सामने आया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से पैदल मार्च करते हुए बल्लभगढ़ तहसील पहुंचे। फतेहाबाद में यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर लाल बत्ती चौक पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जूते पॉलिश कर रोष प्रदर्शन किया। सिरसा में हरियाणा पुलिस में महिला कांस्टेबल भर्ती की 18 और 19 सितंबर को 5 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी के चलते हरियाणा रोडवेज सिरसा ने सभी सेंटरों तक स्पेशल बसों का संचालन शुरू किया। टिकट बुक करवाने के लिए बस अड्डे पर लंबी कतारें नहीं लगनी पड़ेगी लेकिन अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि रोडवेज की तरफ से जो भी सुविधा दी जा रही है वो सराहनीय है। दोनों में सरकारी कार्यालय में लेट लतीफ कर्मचारियों पर जल्द गाज गिरने वाली है, एसडीएम ने निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा है कि सरकारी कार्यालय में जो भी अधिकारी मौजूद नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने आज नगर परिषद अधिकारियों की और मीटिंग ली और साफ व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट को लेकर दिशा निर्देश दिए। रादौर में शुक्रवार को स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक नियमों को लेकर पूरी सख्ती दिखाई। स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की। एसडीएम सुरेंद्र पाल के नेतृत्व में शहर के कई चौराहे पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर 2 पहिया वाहनों के चालान काटे गए। टोना में सीआईए टीम ने बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लाखों रुपए की हेरोइन सहित बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों युवकों ने अपनी पहचान भूनी निवासी विक्रम और बिक्की के रूप में की है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। डीएसपी विक्रम सिंह ने बताया है कि सीआईए टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की तफ्तीश शुरू की। मुंबई में आज सुबह एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 13 मजदूर जख्मी हो गए। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भिवानी स्थित बिजली बोर्ड में खाली पड़े क्वार्टरों की तीसरी मंजिल पर बेल चढ़ गया। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड और गौ सेवा दल की टीम को दी गई और तमाम टीमें मौके पर पहुंची। फतेहाबाद के आधा दर्जन गांव में बीते 1 महीने के बाद भी नहीं निकला बरसात का पानी। ग्रामीण लोग पानी निकालने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। डीसी ने जल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण हुए हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत। सिरसा में देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में दूसरे दिन भी ऑनलाइन परीक्षा हुई। ऑनलाइन परीक्षार्थियों से छात्रों को काफी ज्यादा परेशानी। छात्रों का कहना है कि बहुत से छात्रों को उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है। यूजर आईडी और पासवर्ड ना मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीडीएलयू से संबंधित लगभग 3500 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को करने में असफल साबित हुई। करनाल शहर में लोगों ने एक युवक सौरभ की मौत हो जाने के खिलाफ सड़क जाम कर। सौरभ एक निजी हॉस्पिटल में कंपाउंडर के तौर पर नौकरी करता था। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराया लेकिन परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया है और करनाल में अंबेडकर चौक के पास विरोध प्रदर्शन किया। नरवाला में चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। 7 दवाइयों की दुकानों सहित 9 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए लेकर फरार हुए। चोरी की वारदात दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोर एक कार में सवार होकर आए थे। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पानीपत के समलखा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां भटनागर कॉलोनी में देर रात 2 लोगों को गोली मार
गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों घायलों का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 का इनाम रखा। पानीपत के चुकलाना रोड पर बदमाशों का आतंक जारी। बदमाशों ने देर रात 2 लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया।